नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे हिंदी। तो हिंदी में हम लोग देखते हैं सर्वप्रथम कि व्याकरण के अंग, तो व्याकरण के अंग में क्या क्या आता है उसको देखेंगे। फिर हम लोग धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे अपने सिलेबस की ओर, जिसमें आपका आ जाता है सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के सिलेबस इन्हीं में से होते हैं, हिंदी व्याकरण के अंग से ही लिया जाता है। तो इसको हम लोग डिटेल में देखेंगे आज। तो हिंदी व्याकरण के अंग, तो अंग में क्या आता है? सर्वप्रथम आपका पहले देख लीजिए, वर्ण आता है, फिर शब्द, फिर वाक्य। यही तीन चीज होते हैं हिंदी व्याकरण के अंग में। एक पद होता है जिसको मैं बताऊंगा, वो शब्द के ही बराबर उसकी वैल्यू होती है, उसको मैं बाद में बताऊंगा। पहले इन इन तीनों के बारे में हम लोग डिटेल से जान लेते हैं। तो इसमें पहला नंबर हम लोग देखते हैं वर्ण। वर्ण होता क्या है? तो वर्ण का अक्षर वह होता है जिसको और तोड़ा ना जा सके, वर्ण यही होता है। अब देख लेते हैं जिसको तोड़ा ना जा सके, जिसको और तोड़ा ना जा सके। अब एग्जाम्पल में जैसे आप ले लीजिए एग्जाम्पल में आपका क्या हो जाएगा? जैसे एग्जाम्पल में आपका आ हो गया, आ, ये सब क्या है? और तोड़ा नहीं जा सकता, इसे वर्ण माना जाता है। यह माना जाता है शब्द की सबसे छोटी इकाई यही है, वर्ण। अब शब्द क्या होगा? तो वर्णों का सार्थक समूह क्या कहलाता है? शब्द। अब देख लेते हैं वर्णों का सार्थक समूह किस प्रकार वर्ण होता है। मैंने यहां पर सार्थक, वर्णों का सार्थक समूह वर्ण होता है। इसे समूह न लिखकर हम लोग क्रम कहेंगे तो ज्यादा अच्छा लगेगा, वर्णों का सार्थक क्रम। तो देख लेते हैं वर्णों का सार्थक क्रम। तो जैसे हम लोग लिख लेते हैं कलम, एक वर्ण, दो वर्ण, तीन वर्ण। ये तीन वर्ण को जब हम लोग मिला देते हैं तो एक कलम की संज्ञा मिल जाती है। अगर हम इसे, ये देखिए हमारा सार्थक क्रम है, मतलब सार्थक का अर्थ ये होता है कि उसका कुछ न कुछ अर्थ निकलता रहे। अब यहाँ पर हम लोग एक शब्द और लिखते हैं लमक। अब देखिए इसका क्या अर्थ निकलेगा? इसका कोई अर्थ निकल रहा है? नहीं, तो ये सार्थक क्रम नहीं हुआ। यही मेरे कहने का उद्देश्य यहाँ पर था कि वर्णों का सार्थक क्रम ही क्या कहलाता है? आपका शब्द। अब इसके बाद हम लोग देख लेते हैं वाक्य। वाक्य क्या होता है? तो वाक्य यही होता है शब्दों का क्रमबद्ध समूह। हम लोग देख लेते हैं शब्दों का क्रमबद्ध समूह। अब हम लोग देख लेते हैं शब्द। जैसे ये शब्द एक बना था कमल, तो इसी प्रकार हम लोग लिख सकते हैं, यहाँ पर कुछ भी लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पर लिख सकते हैं चिड़िया उड़ती है, उड़ती है, ठीक। तो चिड़िया उड़ती है, इसका अर्थ ये हुआ कि एक वाक्य हो गया, मतलब यहाँ पर शब्द एक, दो शब्द मिल गए और एक वाक्य का निर्माण हो गया। तो यही क्या है? शब्द क्रमबद्ध समूह। अब यहाँ पर एक चीज मैंने नहीं बोला कि सार्थक। सार्थक इसलिए नहीं बोला क्योंकि जो शब्द है इसमें खुद ही शब्द जो सार्थक होता है, इसलिए ये सार्थक पहले से ही है। अब इसमें हमें बस ये ध्यान देना है कि इसमें कहाँ पर क्रिया लगाना है, कहाँ पर विशेष से विशेषण, इन सब चीजों का ध्यान रखना होता है। वो सब हम आगे धीरे धीरे डिटेल में पढ़ेंगे। तो इसके बाद मैंने एक चीज बताया था आपको, पद। तो पद जो होता है यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं। तो पद में क्या होता है? जब वाक्य में हम लोग शब्द को प्रयोग करते हैं, जैसे ये वाक्य हो गया, इसमें हम लोग शब्द लिखे हैं, तो ये जो शब्द है
अगर हम वाक्य में प्रयोग करते हैं तो ये शब्द न रहकर पद की संज्ञा ले लेता है, इसलिए हम लोग इसे पद कहते हैं। अब ये इसको हम लोग शब्द न कहकर, ये वाक्य है तो इसमें क्या है, ये चिड़िया एक क्या है, शब्द। अगर हम लोग इसको कहेंगे तो शब्द न कहकर इसको क्या कहेंगे, पद। इसको पद की संज्ञा दी जाती है। बस अंतर केवल इतना ही है शब्द और पद में, है वही चीज, बस क्या है उसका नाम चेंज है। शब्द न कहकर इसको पद हम कहेंगे, ठीक है। अब इसके आगे हम लोग देखते हैं। अब हम लोग देखेंगे वर्ड। आखिरकार वर्ड होता क्या है, तो वर्ड में अगर हम लोग देखते हैं तो एक आ जाता है आपका वर्णमाला। तो वर्णमाला में हम लोग देखेंगे टोटल कितने वर्ण होते हैं, तो 52। तो वर्णमाला कहेंगे किसे, तो ये हो जाएगा व्यवस्थित वर्ण समूह। क्या कहलाता है, वर्णमाला। व्यवस्थित वर्ण समूह क्या कहलाएगा आपका, वर्णमाला। अब वर्णमाला में हम लोग को क्या पढ़ना होता है वो देख लेते हैं। तो हम लोग वर्णमाला में पढ़ेंगे एक तरफ स्वर, एक तरफ व्यंजन। अब मैंने बताया कि आपको वर्णमाला में टोटल 52 होते हैं वर्ण, और जिसमें से स्वर की संख्या आपकी 11 है और व्यंजन की संख्या 33। अब आप लोग यही सोच रहे होंगे कि जब मैंने बताया 33 ये 11 ये, तो हुआ कितना टोटल 44, मगर 52 कैसे होगा उसको मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो आप देखते रहिए इसको। तो हम लोग स्वर के बारे में पढ़ते हैं। तो आपका स्वर क्या होता है, तो आप लोग देख सकते हैं अ आ इ ई उ ऊ, फिर ऋषि, फिर उसके बाद ए फिर ओ औ, ठीक। तो 2 4 6 7 8 9 10 11, तो आपका कितना हो गया, 11। अब कुछ लोग विद्यार्थी यहाँ पर सोच रहे होंगे कि अंग और अह मैंने क्यों नहीं लिया, तो इसको भी मैं बताऊंगा क्यों नहीं लिया। अब इसके बाद मैं व्यंजन के बारे में बताने जा रहा हूँ। अब हम लोग देखेंगे व्यंजन। तो व्यंजन में हम लोग देखते हैं, तो ये आपका यहाँ पर देख सकते हैं, इसको बोलते हैं क वर्ग। ये वर्ग होता है, तो ये क वर्ग हो गया, ठीक। इसे बोलते हैं च वर्ग, इसे बोलते हैं ट वर्ग, इसे त वर्ग और इसे प वर्ग। और ये आपका जो होता है अंतस्थ, और ये जो होता है ऊष्म। तो हमें यहाँ पर देखने को मिलता है कि आप लोग जब क वर्ग होता है, ये कभी कभी पूछ लेता है कि ये कहाँ से उच्चारित किया जाता है। तो उच्चारित का मतलब ये हमारा जो प्रमुख है, तो मुख में कहाँ से कौन सा उच्चारित किया जाता है। तो ये देख सकते हैं हम लोग, क वर्ग जो होता है कंठ से पूछता है, सॉरी कंठ से बोला जाता है। और जो च वर्ग होता है इसे तालव्य से बोला जाता है, अर्थात तालु से। और ये जो आपका ट वर्ग है इसे मूर्धा से बोला जाता है। और फिर इसका त वर्ग जो है दंत, और ये आपका हो गया ओष्ठ। तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि किससे कौन सा वर्ड बोला जा रहा है, किस स्थान से। तो ये देख सकते हैं यहाँ पर क ख ग घ अंग। तो इसमें जो ये लास्ट वर्ड है, ये पांचों, इसे बोलते हैं पंचमाक्षर। ये आपका पंचमाक्षर है। और ऐसा कहा जाता है कि कविताओं में जो शुरुआत होता है इनसे कभी नहीं किया जाता, इन अक्षरों से। और ये पंचमाक्षर है, ठीक है। तो क्वेश्चन कभी पूछ देता है कि पंचमाक्षरों की संख्या कितनी है, तो वो 5 है। अब हम लोग देख सकते हैं यहाँ पर,
कितने वर्ड हुए हैं। अब हमें काउंट करना है कि हमें 33 वर्ड देख रहे हैं, तो 5, 10, 15, 20, 25 और ये 4, 4, 8, 25, 8 आपका 33 तो हो गया यहाँ पर। मगर हमें कितना खोजना था? 33 तो ये हो गया, 11 ये हो गया, 11 मैंने इसके पहले बताया था आपको। अब मैं फिर से बता दे रहा हूं उसको। तो टोटल आपका कितना हुआ? तो अगर जोड़ेंगे तो ये आपका 44 होगा। मगर अभी बच कितने गए? तो 6 और 2 8, 6 2 8 होंगे। जब हम लोग 44 में 8 जोड़ देंगे तो टोटल कितने हो जाएंगे? 52। 44 अभी तक यहाँ पर हुआ। तो हम लोग देखते हैं यहाँ पर, ये तो हमारे हो गए पूरे यहाँ पर 33 वर्ड। अब इन सभी को यहां से जो यहां तक है इनको बोला जाता है स्पर्शी व्यंजन। और इसके नीचे मैंने बता दिया कि ये अंतस्थ है और ये उष्ण व्यंजन। यहां से क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है, 2 से 4 नंबर का क्वेश्चन आता रहता है। इसमें पूछ देता है उष्ण व्यंजन कौन सा नहीं है, कभी कभी अंतस्थ व्यंजन, ठीक है। तो ये सब पूछ लेता है, या तो फिर ये पूछता है कि कंठ से कौन सा इसमें से नहीं उच्चारित होता है, और ऑप्शन में दे देगा 3 इसमें से, 1 इसमें से दे देगा। तो ऐसे देते हैं क्वेश्चन। अब इसके आगे हम देखते हैं, अब जो हमारा वर्णमाला में एक शामिल है संयुक्त व्यंजन। यहां से क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछा जाता है, तो इसलिए यहां से देख सकते हैं। तो यहां पर हम लोग देखेंगे संयुक्त व्यंजन, तो आपका हो जाएगा 1 6 3 और ये श्र। ये चारों जो है आपका संयुक्त वर्ण है। अब संयुक्त कैसे है देखिए, किन किन वर्णों से मिलकर बने हैं। तो आप देख सकते हैं, इसे बोलते हैं, इसे क्षर हम लोग बोलते हैं जनरली, मगर ये होता है कश। देखिए कैसे होता है, ये क और ये स ऐसे होता है। इसके नीचे हलंत लगने का अर्थ ये है कि क में कोई स्वर नहीं जुड़ा हुआ है। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं यहाँ पर त्र है, तो त इसका मतलब आधा, और पूरा तरह। और ज का ज आधा और ये पूरा। और श्र का शरीफा श, ये आपका हो जाएगा, और ये श्र, ठीक है। अब हम लोग को क्या देखना है, यहाँ पर क्वेश्चन पूछता है कि ये जो कश है, कश किन किन वर्णों से मिलकर बना हुआ है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कश जो है क और श से मिलकर बना है, त्र तर से, और ज से, और श र से। तो ये चीज क्वेश्चन में हमेशा पूछा जाता है। तो आपका 4 यहाँ से मिल गए, और हमें चाहिए कितने टोटल 8। तो अभी देखते हैं, अब हम लोग देखते हैं ड, ये ढक्कन है, ये डलिया ड। ऐसा हम लोग अपने पाठशालाओं में पढ़े थे। तो ये देखिए, अब यहाँ पर एक और वर्ण देखने को आपको मिलेगा जो ऐसे लिखा रहता है, और नीचे बिंदी, और ये के नीचे बिंदी। ये दोनों भी अड़ ही बोले जाते हैं, और 1 अड़, 2 अड़, 3 अड़। तो आप सोचेंगे कि तीनों अड़ है, तो इसमें अलग क्या हुआ, तो इसको देख लेते हैं। जैसे हम लोग लिखते हैं पेड़, तो पेड़ लिखने का अर्थ क्या हुआ, पे ड नहीं लिखते हैं लोग, पे ड़ लिखते हैं। तो इसका उच्चारण क्या करते हैं, अड़। अब देखते हैं हम लोग डरना। अब इसमें हम लोग डरना की जगह अड़ना तो बोलते नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये डलिया डर और ये अड़ दोनों अलग है। तो इनको कहते क्या है, इन दोनों को कहते क्या है, तो इन दोनों का नाम दिया गया है उच्छिष्ट व्यंजन। उच्छिष्ट व्यंजन, या फिर इसको और हम लोग नई ध्वनि के नाम से भी जानते हैं, नई ध्वनिया। तो इसको हम लोग देख सकते हैं कि यहां से भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि उच्छिष्ट व्यंजन किसे कहा जाता है, तो आपका अड़, ये भी अड़ है। अब हम लोग देख लेते हैं
कि 2 हमें और मिल गया, तो इस प्रकार 6 हो गए। अभी हमें 2 और चाहिए। अब हम लोग देखेंगे कि स्वर को हम लोग बांट के देख लेते हैं। मैंने इसके पहले बताया था, लेकिन अब बांट के देख लेते हैं। तो स्वर को अगर हम लोग 2 भाग में बांट कर देखेंगे तो स्वर एक होता है मूल मूल स्वर, एक मूल स्वर होता है और एक संदेश स्वर। ये देख सकते हैं मूल जो स्वर है आपके वो 4 है और ये 7 11। तो देख लेते हैं आपके कौन कौन से ये हैं और इनमें कौन कौन से हैं। तो इनमें देख सकते हैं, तो इसमें आपका अ, फिर इसके बाद ई, फिर बड़ी ई, फिर ऊ, फिर ऋषि, अ ई ऊ ऋषि। अब इसके बाद यहां पर हम लोग देखते हैं तो संध स्वर 2 भाग है, तो पहला दीर्घ और दूसरा संयुक्त। दीर्घ स्वर आप जान सकते हैं, अगर अ को जोड़ दिया जाए तो वो क्या हो जाएगा आ, तो ये आपका दीर्घ हो गया आ। इसी प्रकार ई करेंगे तो ई हो जाएगा और ऊ 3 ये हो गया। अब देखते हैं हम लोग संयुक्त स्वर। तो संयुक्त स्वरों की संख्या 4 है। अब आप देख सकते हैं अगर हम लोग अ और ई को मिलाएंगे तो ये क्या हो जाएगा अ प्लस ई, अगर मिलाएंगे तो क्या हो जाएगा ए। अगर इसी को हम लोग अ प्लस ए कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा ए। इसी प्रकार अ प्लस, अब देखते हैं यहाँ पर ऊ है तो ऊ को जोड़ लेते हैं, तो ऊ को जोड़ेंगे तो ये क्या हो जाएगा ओ। और इसी प्रकार अ प्लस ओ को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा ओ। तो ये जो है आपका 2 ये, तो जो ऊपर ए और ओ है ये दोनों हैं आपके गुण संज्ञक, और ये जो दोनों नीचे के हैं उन्हें कहते हैं वृद्धि संज्ञक। इसको याद रखे रहिएगा, ये जब मैं पढ़ाऊंगा आप लोग को संधि तो वहां पर इसका यूज होगा। तो आगे देखते हैं हम लोग, तो 4 और ये 7 11 हो गए। अभी मुझे चाहिए 2, यहां से 6 हो चुका था, अब मुझे चाहिए 2। तो इसमें एक और हम लोग पढ़ते हैं अंक और अह, ये दोनों हम लोग पढ़ते हैं, तो इसे कहते हैं अयोगवा। अयोगवा का अर्थ होता है कि ये जहां पर भी लिखे जाएंगे वहां पर किसी वर्ण का योग नहीं हो सकता। अब जैसे हम लोग लिखते हैं कोई भी, जैसे हम लोग लिखते हैं दुख, तो जब दुख में अगर हमें लगाना होगा तो यहां पर देखिए ये दोनों वर्णों को एक नहीं होने दिया, तो इसका अर्थ यही होता है कि अयोगवा, ये किसी के साथ योग नहीं होगा, तो इन्हें बोला जाता है अयोगवा। अब आपका इसमें से जो ये दोनों बिंदु है इससे एक नाम दिया गया है जिसका नाम है आपका विसर्ग। तो इन्हें क्या कहा जाता है विसर्ग। इस चिन्ह का नाम क्या है तो विसर्ग, और इस बिंदी का नाम क्या है तो उसे आप लोग को देखना होगा। तो ये है आपका अनुस्वार। तो यहां से कभी कोई क्वेश्चन पूछ लेता है कि कौन सा अनुस्वार है कौन सा विसर्ग है। तो आपके टोटल वर्ण हो चुके हैं 52 वर्णमाला में। तो इसके बाद हम लोग ये देखेंगे, हम लोगों ने सब कुछ तो पढ़ लिया मगर एक चीज हम लोगों ने नहीं पढ़ा, वो क्या है कि स्वर और व्यंजन का परिभाषा। तो स्वर क्या होता है, तो जिन वर्णों को हम स्वतंत्र रूप से उच्चारित करते हैं वो क्या है हमारे स्वर, और जो स्वरों की सहायता से उच्चारित किए जाते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं व्यंजन।
साधारण और सिंपल परिभाषा। ठीक है, तो इसके आगे हम लोग पढ़ेंगे अब इनका वर्गीकरण, स्वरों का वर्गीकरण पढ़ेंगे, फिर व्यंजन का वर्गीकरण। तो देखते हैं आगे।